हाँ, हमें संतुष्टि तब मिलेगा जब तेजस्वी यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, तब हम समस्तीपुर में जितना काम किए हैं उसमें हम 100 गुना तेज गति से काम कर पाएंगे। कि भाई 5 किलो अनाज के लिए कोई लाइन में लग के खड़ा रहेगा? इतनी बदहाल स्थिति क्यों है? आखिर उसको बदहाल स्थिति को दूर कौन करेगा और कैसे करेगा? यह सोच ना भाजपा की कभी रही है और ना नीतीश कुमार जी की रही है। कि राजद में तेजस्वी यादव जी को छोड़कर कोई और सीएम फेस क्यों नहीं दिख रहा है? अगर राजद को मौका मिलता है सत्ता में आने का, तो बिहार के लोगों को कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? हमारी पार्टी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे, 1500 रुपए तक का बिजली का चिंता नहीं करना है। मैं रोकना चाहूंगा, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने भी ये वादे किए थे और कहीं ना कहीं धरातल पे इस चीज का उन्होंने प्रमाण भी दिया था। लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली उन्होंने भी फ्री की थी। लेकिन अभी देखने को मिला है, जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस सीट से वो खड़े हुए थे वहां से वो हार गए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री करना एक राजनीतिक पार्टी के लिए समाधान नहीं है जीत के लिए? आरजेडी की अगर सरकार बनती है बिहार में, तो शराबबंदी कानून में क्या संशोधन हो सकता है, या फिर यह कानून उसी प्रकार से चलती रहेगी? क्या संभावना है? जरा समस्तीपुर विधानसभा के विधायक रहते हुए में कोई अपने काल में, अपने शासन काल में कोई 5 गलतियां आप बताइए जो एज अ विधायक आपने किया हो। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखने में लोगों को काफी मजा आने वाला है। और लोगों को इस बात की इंतजार है, या फिर इस बात की बस देरी है कि भाई चुनाव हो और देखिए कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनता है और कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। तमाम पार्टियों के लिए यह चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस बार इस बात का निर्णय होगा कि वाकई मायने में बिहार की जनता किसे अपना नेता मानती है। बाकी फिलहाल हमारे साथ समस्तीपुर विधायक माननीय अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं और इनकी चर्चा काफी ज्यादा होती है। और जितने भी मुस्लिम नेता हैं बिहार में, उन तमाम नेताओं में कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत पकड़ रखने वाले नेता में से एक आते हैं शाहीन जी। बाकी सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। एक चीज बताइए सर कि विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा निकट है और अब तमाम पार्टियों ने हुंकार भर दी है। अभी एनडीए का हमने देखा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ पटेल मैदान में, काफी ज्यादा भीड़ भी जुटती वहां पर नजर आई थी। तो आगामी विधानसभा में आपकी एक अहम भूमिका रहने वाली है। पिछले 3 बार से आप विधायक हैं और कहीं ना कहीं लोगों का अनुमान है कि भाई विधायक जी आगे भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। एक चीज हमें बताइए कि इस विधानसभा चुनाव में राजद या फिर INDIA अलायंस, इंडिया अलायंस को सत्ता मिलने की कितनी आशंका है, कितनी संभावना है? देखिए, अभी सी वोटर का सर्वे आया है जी, शायद कल ही। बिल्कुल। सी वोटर एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है पूरे देश में। इस तरह का सर्वे वो करते हैं जी, राष्ट्रीय स्तर पर, अन्य तमाम राज्यों का। अभी उसका एक सर्वे आया कि बिहार में सबसे लोकप्रिय कौन है, मुख्यमंत्री में किसको पसंद किया चेहरा है, हाँ, किसको पसंद करते हैं आप? तो आपने देखा कि 43% से 41 to 43% अप्रॉक्स आ रहा है। वो तेजस्वी प्रसाद यादव। तो और दो ही चेहरा बिहार में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक हम लोग के पार्टी के और इंडिया अलायंस के तेजस्वी यादव जी। बिल्कुल। एनडीए के तरफ से चेहरा है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को की जो लोकप्रियता है उस सी वोटर के सर्वे में 20% से भी कम है, 18% जी। तो आप देख रहे हैं कि जिनसे हमारा मुकाबला है, जो यहाँ 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और जो मतलब एनडीए के भी चेहरा है, न केवल जदयू, वो एनडीए के भी चेहरा है, और उनसे दुगनी से भी ज्यादा तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। ये सी वोटर, ये हम नहीं कह रहे हैं, सी वोटर भी कह रहा है। तो यही स्थिति है कि बिहार में एकदम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति बहुत ज्यादा आशा उम्मीद इस बार लोगों को है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को 20 साल का मौका मिला और ये पर्याप्त समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है। इतना शायद देश में आज तक के इतिहास में कोई 2-4 ही नेता होंगे जिनको इतना बड़ा वक्त मिला होगा मुख्यमंत्री के पद पे बैठने का। तो इनको इतना बड़ा मौका पब्लिक ने दिया और पब्लिक ही अनुमान कर रहा है कि ये जो भी क्षमता इनमें थी, जो भी इनका विजन था, उस पर इन्होंने काम किया। अब आगे बिहार को ले जाने के लिए उनकी उम्र को देखते हुए और तमाम चीज़ों को देखते हुए, उनके किए गए कार्यों को देखते हुए बिहार की जनता कह रही अब इस बार हम लोग तेजस्वी यादव जी को देंगे। और इसलिए तेजस्वी यादव जी अभी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता, जबकि अभी हमारा अभियान शुरू भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। राजद का अभियान अभी शुरू बादाबते नहीं हुआ है। जब हमारा अभियान शुरू होगा, हम अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने रखेंगे और जनता को अपनी कार्य योजना बताएंगे कि मेरा क्या है। तो मुझे लगता है ये जो 42-43% है वो 63-83 तक भी जा सकता है। इस चीज का अनुमान है आपको? हाँ, पूरा। अभी हमारा अभियान चला नहीं है।
अभी देखिए नीतीश कुमार या एनडीए के जो वोट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, या जी। फिर सी वोटर सर्वे में जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि वो काम किए हैं 20 साल। जी 20 साल के काम को देखते हुए उनको 18% लोगों ने उन पर अपनी राय दी है उनके पक्ष में। जी और हमें तो कुछ करने का भी मौका ही नहीं मिला है, फिर भी जो 17 महीने में हमने कुछ काम किया। जी और तेजस्वी यादव जी की जो छवि बनी है नेता विरोधी दल के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो जब अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी कुछ ऐसा घोषणा भी सामने नहीं रखा है, जी। तब हमारी लोकप्रियता 43% है, वर्तमान मुख्यमंत्री से दुगुनी से भी ज्यादा। अगर हम मैदान में उतर जाएंगे और अपनी बातों को जब रखना हमारे नेता, हमारी पार्टी शुरू करेगी, तो निश्चित रूप से कोई मुकाबला इस बार नहीं होगा। और 20 साल एनडीए को मौका मिला है, परिवर्तन के मूड में है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी। क्या लगता है ये जो सर्वे हुआ है इसमें लोगों ने 41 से 43% तक तेजस्वी यादव जी पे जो विश्वास जताया है, वो बस तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के काल को देखते हुए किया है, या फिर लालू यादव जी के एक बड़े नेता होने की वजह से और उनके पुत्र होने की वजह से तेजस्वी यादव पे लोग विश्वास जताते नजर आ रहे हैं? नहीं, एक बड़ी वजह तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के वह नेता हैं जी और लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, और लालू प्रसाद जी का जो सामाजिक न्याय का जो नारा है और उसके तहत जो उन्होंने काम किया है तमाम शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के लिए, जी। तो वो तो उनके इसमें शामिल है ही। बिल्कुल। हाँ, उसके अतिरिक्त जो इनका नजरिया है, जो इनकी सोच है जी। कि और आगे तक किस तरह ले जाना चाहते हैं बिहार को, जो बिहार की जनता ने ऑब्जर्व किया है, उनके स्पीच को सुन के, उनके विजन को जो सुना है, देखा है कि किस तरह वो बिहार को, जिस तरह पिछले बार उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे, तमाम चीज़ों का ऐसा काम किया, जी। और जातिगत जनगणना कराया, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, और तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट, किस तरह के जो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए, जी जिससे जनता को एक उम्मीद है कि यह आदमी कमिटमेंट वाला आदमी है, ये जो बोलता है वह करने का काम मादा रखता है, अपनी जुबान से मुकरने वाला आदमी नहीं है। तो इन सब बातों से जनता का विश्वास बढ़ा है, और लालू जी का जो हमारे जो आइडियोलॉजी पार्टी की है, लालू जी की जो आइडियोलॉजी है, ये दोनों को मिलाने के बाद इनकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ती है। अगर मान लीजिए कि INDI अलायंस, या फिर कहा जाए तो राजद, क्योंकि राजद बहुत ज्यादा महत्व रखती है विरोधी दल के तौर पे, अगर राजद को मौका मिलता है सत्ता में आने का, तो बिहार के लोगों को कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद जी ने लड़ी, जी और जो उनका मानना है कि समाज में जो भेदभाव रहा है, जी। जो दलित समाज, आदिवासी समाज, अति पिछड़े समाज, ओबीसी समाज, जो भी वर्ग समाज में पिछड़ गए, जी तो उनको मुख्य धारा में लाने का की जो सोच है, यह हमारी पार्टी के, हमारे नेता की सोच है। और उनके मान सम्मान, उनके अधिकार की लड़ाई लालू यादव ने लड़ा। उनको उचित हिस्सेदारी, राजनीतिक रूप से हो, प्रशासनिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए लालू जी ने इसको लड़ाई लड़ने का काम किया। अब उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प लिया है, और लालू प्रसाद जी ने, कि सामाजिक न्याय तभी पूर्ण होगा जब उनके साथ हम आर्थिक न्याय कर सकेंगे। आज भी आप पूरे देश में देखिएगा 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। कैसी हालत है उनकी हालत को सुधारने के लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही, चाहे मोदी जी 3 बार से बैठे हों या नीतीश कुमार जी 20 साल से बैठे हों, कि भाई 5 किलो अनाज के लिए कोई लाइन में लग के खड़ा रहेगा। इतनी बदहाल स्थिति क्यों है? आखिर उसको बदहाल स्थिति को दूर कौन करेगा और कैसे करेगा? यह सोच ना भाजपा की कभी रही है और ना नीतीश कुमार जी की रही है। तो हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे। सामाजिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब हम आर्थिक न्याय करेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब क्या? आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि जो बिहार का खजाना है, जो उस खजाना से हम गरीब गुरबा, खास के दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा समाज हो या पिछड़ा किसी भी वर्ग का हो, मुस्लिम समाज में भी हो, सामान्य वर्ग में भी हो, जो भी गरीब है, खजाना से उसको हम मदद करेंगे ताकि वो उसके उत्थान में, उसकी तरक्की में कुछ हो सके। इसीलिए हम लोगों ने 4-5 अभी ऐलान कर चुके हैं, बाकी और करना है।
नंबर एक कि महिलाओं को 2500 रुपया महीना माई बहन मान योजना ये देने का काम करेंगे। इससे आप पता कीजिएगा, आप गरीब के टोला में जाइए, उसका कपड़ा गंदा होता है, बच्चे का कपड़ा गंदा होता है, दवाई नहीं खरीदती है, वो दुकान से जाके 2 टैबलेट खिला देती है। उसको पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल अगर ट्यूशन पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ा सकता है, पैसा उसके पास 1000 रुपया 500 रुपया नहीं है महीना देने के लिए। तो हमारी पार्टी ने पहला ऐलान किया कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे, जिससे गरीबों की हालत में सुधार होगा। दूसरा घोषणा किया, बिजली, आज आप दलित टोला में चले जाइए, गरीब टोला में चले जाइए, बिजली के पैसा नहीं रहने के कारण उनका बिजली काट दिया जाता है। हमारी पार्टी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे, 1500 रुपए तक का बिजली का चिंता नहीं करना है। मैं रोकना चाहूंगा, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने भी ये वादे किए थे और कहीं ना कहीं धरातल पे इस चीज का उन्होंने प्रमाण भी दिया था। लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली उन्होंने भी फ्री की थी। लेकिन अभी देखने को मिला है, जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस सीट से वो खड़े हुए थे वहां से वो हार गए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री करना एक राजनीतिक पार्टी के लिए समाधान नहीं है जीत के लिए? नहीं, देखिए, हम तो मदद करेंगे जी, परिणाम क्या होता है और जनता किस साजिश में फंसती है वो एक अलग मैटर है। लेकिन देश की संपत्ति पर गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित लोगों का अधिकार बनता है। आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश का खजाना बड़े बड़े उद्योगपति के लिए खोल दिया उन लोगों ने। आप देखिएगा कि जिस अडानी को 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सूची में है। ऐसे एक नहीं, 100 लोगों की सूची है जिसको पूरा खजाना खोल दिया, और उसमें से 15-20 लाख करोड़ फिर माफ कर दिया सब लोगों का। फिर कई लोग तो खजाना लेकर प्रदेश भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है। उसने सरकार बनी तो उद्योगपति को फायदा पहुंचाया, चंद उद्योगपति को, 10, 20, 50 उद्योगपति को। हम लोग गरीबों की पार्टी है। हम लोग की सरकार बनेगी तो हम गरीब कुर्बा के लिए खजाना खोलेंगे, महिलाओं को 2500 देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, पेंशन 400 रुपया दिया जाता है गरीब गुरबा को, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसको हम 4 गुना बढ़ाने का काम करेंगे, और गैस सिलेंडर को हम आधे दाम में करने का काम करेंगे, ताकि गरीब गुरबा को अगर 5-10 हजार रुपए का आप मदद कीजिएगा तो उस पैसे से उसके घर में शिक्षा आ सकता है। बेटा बेटी पढ़ना चाहता है, कोचिंग जाना चाहता है, ट्यूशन पढ़ना चाहता है, किताब खरीदना चाहता है, पटना में रह करके पढ़ना चाहता है, 2-4 हजार का सपोर्ट चाहिए। वो बेचारा मजदूर आदमी डेली कमाता है, 200-400 कमाता है, उसको तो महंगाई इतनी है कि वो अपना घर नहीं चला पा रहा है, तो कहां से वो आगे बढ़ेगा। तो सरकार, हम लोग की पार्टी ने संकल्प लिया है कि 8 से 10 हजार, 12 हजार हर परिवार को हम हर महीने देंगे, ताकि 5 साल में, 10 साल में उनके घर में खुशहाली आए, तरक्की आए, आर्थिक न्याय करने का काम करेंगे। ये हम लोग का संकल्प है। उद्योग कल कारखाना लगाएंगे, पलायन को हम लोग रोकने का काम करेंगे। और जो रोजगार का नाम कोई लेता नहीं था बिहार में, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जितने भी पद खाली रहेंगे सभी पदों को हम पहली बैठक में उसके लिए रिक्ति को फुल करेंगे, जिस तरह 10 लाख का वादा किया। और 3 महीने के अंदर अंदर आपने देखा कि हम लोग गठबंधन में शामिल होते ही किस तरह से काम किया है। 4 लाख सरकारी नौकरी गांधी मैदान में, जो नीतीश कुमार कहते थे कि असंभव है जी 10 लाख नौकरी, और उसी नीतीश कुमार से बंटवाने का काम किया। तो हम लोग इस सब काम को करने का काम करेंगे, जिससे बिहार में खुशहाली आएगा। जदयू या फिर नीतीश कुमार के सबसे बड़े मुद्दों में से, या फिर कहा जाए सबसे बड़ा मुद्दा उनका शराबबंदी है। शराबबंदी के ऊपर आप क्या सोचते हैं? और आरजेडी की अगर सरकार बनती है बिहार में तो शराबबंदी कानून में क्या संशोधन हो सकता है, या फिर यह कानून उसी प्रकार से चलती रहेगी? क्या संभावना है? देखिए, शराबबंदी कानून अच्छा था अगर वो पूर्ण रूपेण लागू हो जाता तो, लेकिन लागू जब हम कर नहीं सके तो ये और भयावह हो गया और ये खतरनाक हो गया। क्योंकि जो भी शराब पहले आता था वह ब्रांडेड आता था, कंपनी का आता था, सरकार के द्वारा अप्रूव्ड जो मानक होता है उसके हिसाब से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता था, तब वह बिकता था। और अब क्या हो गया कि आपने शराबबंदी कर दिया। अब जितना भी इलीगल काम होता है और इलीगल काम हो रहा है, वो किस तरह से वो बना रहा है, और उसमें क्या जहर मिल जा रहा है, कौन सा पदार्थ मिल रहा है, सरा चीज मिल रहा है, गला चीज मिल रहा है, मतलब दूषित चीज मिल रहा है, प्रदूषित चीज मिल रहा है, तस्करी हो रही है। तो वो चीज पी करके हजारों लोग मर चुके बिहार में। और लोग जिस तरह से बड़े लाखों लोग इस धंधे में लग गए हैं, लाखों लोग स्मगलर बन गया। गांव-गांव में लोग 500-1000 रुपया लेकर के होम डिलीवरी करने का काम करने लगा। इससे तो हमारा समाज और खराब हो रहा है। एक तो हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग जेल चले गए, लाखों लोग स्मगलर बन गया, 2 नंबर धंधा का एडिक्ट हो गया, लाखों लोगों की जान गई है। तो इस तरह का हमें लगता है कि लागू करना था तो 100% लागू होना चाहिए था।
और पूरा पुलिस प्रशासन उसी में लगा हुआ है, सब कमाने में लगा हुआ है, सब जितने भी थाना पुलिस है वो शराब माफिया सबको खोजता है, उससे पैसा पकड़ने के लिए नहीं जी, महीना फिक्स करने मतलब थाने से एक कहा जाए तो रोजगार का साधन बन गया शराबबंदी। बिल्कुल, वो जितना भी इतने हर जिस घर में चाहिए शराब पहले तो जाके लाना पड़ता था, बिल्कुल, दुकान जाना पड़ता तब लाना पड़ता। अब तो फोन मारिएगा, होम डिलीवरी जो कहते हैं, फोन मारिएगा तो घर में, तब तो और सुलभ कर दिया है, बंदी क्या है, बिल्कुल, ये तो और सुलभ हो गया। तो ये बात कही जा सकती है कि अगर राजद की सरकार आती है तो ये संभावना है कि शराब खुल सकती है। नहीं, समीक्षा तो करेंगे, समीक्षा करेंगे, क्योंकि इनका ये शराबबंदी जो अभी लागू है, ऐसी स्थिति में इसको शराबबंदी लागू करना उचित नहीं है। या तो इसको आप फिर से चालू कीजिए, नहीं तो पूर्ण रूपेण इसको ऐसा कीजिए कि इस तरह की मौतें, इस तरह का जेल और इस तरह का स्मगलिंग बड़े पैमाने पर ना हो, तो इस पर निश्चित रूप से समीक्षा किया जाए। बिल्कुल। आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे कि समस्तीपुर विधानसभा के विधायक रहते हुए में कोई अपने काल में, अपने शासन काल में कोई 5 गलतियां आप बताइए जो एज अ विधायक आपने किया हो। नहीं, हमने तो कभी भी पिछले 15 साल 14 साल में बिहार समस्तीपुर की जनता गवाह है इस बात की जी कि हम कभी भी जीत करके पटना के ऐश मौज की जिंदगी जीने का काम नहीं किए, और कहीं भी हम 99% समय अपने क्षेत्र में देने का काम किया। शायद बिहार में कोई एमएलए होगा जो इतना समय अपने क्षेत्र में अपने जनता के बीच में देने का काम किया होगा, शायद ही कोई पूरे समस्तीपुर में होगा जिसने मुझे याद किया हो, एक फोन भी किया हो, एक मैसेज भी किया हो कि हमारे यहाँ कुछ दुखद घटना घट गई है, कुछ आपकी आवश्यकता है, आप आइए, या फिर कोई शुभ अवसर पे बुलाया हो कि आप आइए और हम नहीं आए हों। शायद 1-8% होगा कि पार्टी के किसी महत्वपूर्ण कार्य में रहे हो तो नहीं गए हो। 99% हम हर जगह उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक दिन 20-25 गांव का दौरा मेरा होता है, प्रत्येक दिन 500, 1000, 2000 लोगों से मिलना होता है, प्रत्येक दिन 200-500 लोगों का काम होता है। तो ये मेरा दिनचर्या है। बिल्कुल, ये बात मेरे हाँ हैबिट में ये शामिल है। ये हमारे मतलब हम इसके आदी हैं कि जब तक हम 100-200 लोगों का बात नहीं सुन लेंगे, 200 लोगों का काम नहीं करेंगे, इसलिए हम पटना में रहना पसंद नहीं करते हैं। और जो एक कमिटेड है, हमको लगता है कि समस्तीपुर के जो 3 लाख जनता, 3.5 लाख जनता है, ये मेरा परिवार है। हम इसी के बीच रहें, 24 घंटा इसके बीच रहें। कभी मेरा मोबाइल 4 बजे भोर को, 2 बजे रात को भी मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि 3 बजे सोए हो तो फोन ना उठा पाए हो, लेकिन 24 घंटा मेरा मोबाइल भी ऑन रहता है और 24 घंटा जनता के संपर्क में हम रहते हैं। और कोई ऐसा काम जो मेरे क्षेत्र में है, जितनी भी सड़कें हैं, लगभग 95% सड़कों का निर्माण मैंने पूर्ण करा दिया। जो 5-7% है उसको 1 महीने के अंदर अंदर हम लगभग 70 सड़क ऐसा है जो 5 साल से ज्यादा समय हो गया, क्योंकि 5 साल पूरने के बाद ही हम दोबारा उसको बना सकते हैं। वो तमाम 70 बड़ी सड़कों, छोटी छोटी सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी सड़कें जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर करके उसका कार्य प्रारंभ करेंगे। मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क वगैरह कहीं बचा हुआ आपको 2 महीने में नहीं मिलेगा। 95% तो बना चुके हैं। स्कूल के भवन वगैरह जितना है सबको कोशिश करके उसको बनवा रहे हैं। वर्ग कक्ष, जो क्लासरूम, इस सब की कमी है, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अस्पताल वगैरह के लिए भी बड़े पैमाने पर सदर अस्पताल से लेकर के तमाम गांव पंचायत में अस्पताल वगैरह पे काम है। जमीन की कमी है, जिला मुख्यालय होने की वजह से। शहर के जाम को निजात दिलाने के लिए हमने बाईपास बांध पर बनाया। अभी बाईपास मुसरी घराड़ी से जितवारपुर मैंने 25 करोड़ का लिया। जितवारपुर में हमने एक पुल वहां पे 50 करोड़ 60 करोड़ का बनवा रहे हैं। तो भोला टकीज गुमटी पे लगातार मेरा लड़ाई हुआ और सरकार को मैंने मजबूर किया बनाने के लिए। बाजार में एक और पुल जो लचका पुल है, वहां पे 50 करोड़ की लागत से एक पुल बनवा रहे हैं। तो इस तरह का चारों तरफ। अभी एक लाइब्रेरी समस्तीपुर शहर में नहीं है पढ़ने के लिए, उसके लिए लगातार मेरी लड़ाई चल रही थी सरकार से। और आप विधानसभा में मैं एक एक मुद्दा को मुख्यमंत्री जी के समक्ष लड़ते हैं, हर मुद्दे पर अड़ते हैं। जो बिहार समस्तीपुर की जनता, पूरे बिहार की जनता देखती है कि अपने क्षेत्र की समस्या के लिए विभाग के मंत्री से, मुख्यमंत्री से मैं लड़ता हूं, मजबूती से आवाज उठाता हूं। एक भोला टागिज के लिए मैंने 25 बार सवाल उठाया होगा और 10 बार मुख्यमंत्री से मिले। मतलब लगातार दबाव बनाते हैं। सही बात है। और अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास हो उसको करने के लिए असल फिर भी हम असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट इसलिए हैं, हम वही काम कर सकते हैं जो सरकार ने पॉलिसी बनाया है। और क्योंकि सरकार, लोकतंत्र में सरकार ही मालिक होता है, इलाके का काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसने जो पॉलिसी बनाया उसी को हम अपने क्षेत्र में ला सकते हैं। उद्योग कल कारखाना हम बड़े पैमाने पर लगाना चाहते हैं, हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार का कोई बजट ही नहीं है, सरकार ने उसको पॉलिसी में रखा ही नहीं है, इसलिए उद्योग कल कारखाना नहीं होगा। खेल का प्लेग्राउंड वगैरह भी
होना चाहिए इस तरह का, वो हमारा है, तो वो भी सरकार की पॉलिसी में शामिल नहीं है। तो जो सरकार की पॉलिसी में शामिल नहीं है तो उसको हम ला नहीं सकते हैं। सरकार एनडीए की है पिछले 20 सालों से, उसने जो भी योजना बनाया हर योजना को हमने समस्तीपुर के धरातल पे उतारने का प्रयास किया है। और ये सब कोई कमी हमारी तरफ से कमी नहीं रहा है। हाँ, हमें संतुष्टि तब मिलेगा जब तेजस्वी यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, तब हम समस्तीपुर में जितना काम किए हैं उसमें हम 100 गुना तेज गति से काम कर पाएंगे। और जितनी भी समस्याएं जो मेरे नजर के सामने है उसको हम जो 15 साल में भी नहीं कर सके वो हम 1 साल के अंदर कर देंगे, क्योंकि सारी समस्याएं क्या है, दिक्कतें क्या है, विकास कैसे होगा और इसका क्या काम करना चाहिए, ये सब हम लोगों की नजर में है, हमारे नेता के भी नजर में है और हम लोगों की नजर में है। जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और हम विधायक उनके साथ रहे तो हम समस्तीपुर को और जितना काम हम 14 साल में किए हैं हम 2 से 3 साल के अंदर अंदर उससे ज्यादा काम करने का काम करेंगे। एक सवाल यहां पर उठता है कि राजद में तेजस्वी यादव जी को छोड़कर कोई और सीएम फेस क्यों नहीं दिख रहा है? अरे तेजस्वी यादव जी को छोड़ करके तेजस्वी यादव जी को आप देख रहे हैं, सी वोटर का सर्वे आप देख रहे हैं, भाजपा में इतने नेता हैं, किसी को 10% भी वोट है क्या? आप समझिए, जदयू में इतने नेता हैं, किसी को 2% भी वोट है क्या? तेजस्वी यादव को 43% बिहार की जनता, आधी जनता अभी ही मान चुकी है कि सबसे मतलब रीजनेबल फेस है सीएम के लिए, लोकप्रिय फेस उनको माना जा रहा है। तो तेजस्वी यादव का बहुत, उनकी जो सोच है, उनकी जो समझदारी है, उनका जो विजन है बहुत ब्रॉड है और तमाम राजद के लोग उनके साथ ईमानदारी के साथ खड़े हैं और उनके पीछे खड़े हैं और तो लीडर उनको सभी लोगों ने माना है। तो आपके मुताबिक ये जो चुनाव है कि उन्हें सीएम फेस रखा गया है, ये राजद का नहीं है बल्कि जनता का है? हाँ, निश्चित रूप से। आप वैसे ही लोग को आगे कर सकते हैं ना जिसको जनता में ज्यादा आसानी से लोग एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले। तो आज आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 2-4 देश में युवा नेता, जो लोकप्रिय युवा नेता, देश का उभरता हुआ नेता का गिना जाए कि कौन लोग उभरते हुए नेता पिछले 10 साल में भारतवर्ष में उभरे हैं, तो उसमें नंबर 1 में तेजस्वी यादव जी का नाम आएगा, जो पिछले 5 साल पहले राजनीति में आए और 7 साल के अंदर उन्होंने ऐसा एस्टेब्लिश किया कि जिस तरह लालू यादव एक बड़े नेता देश में थे, उसके बाद के दिनों में नीतीश कुमार, ठीक है गठबंधन में आए, वो लोकप्रियता नीतीश कुमार जी की नहीं आई, 12-14% लोग ही उनके साथ थे, लेकिन गठबंधन के कारण उनको मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक वो पहुंचते थे। लेकिन आज के तारीख में ये मुख्यमंत्री से भी 3 गुना ज्यादा लोकप्रिय आज हो चुके हैं, जबकि अभी तो ये सीएम फेस के रूप में अभी इस बार उतरे भी नहीं है और सीएम बने भी नहीं है। जिस दिन ये बन गए तो शायद भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साहब होंगे। एक हम आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी, जनसुराज पार्टी, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है उनकी और दावा करते हुए नजर आते हैं कि भाई बिहार हम बदलेंगे। वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और साथ ही साथ तेजस्वी यादव और बाकी तमाम राजनेताओं पर टिप्पणी करते नजर आते हैं, बार बार टिप्पणी करते नजर आते हैं। उनके बारे में क्या राय रखते हैं आप? नहीं, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं तो ये समझ में आता है कि वो भाजपा को दिख रही सबसे बड़ी ताकत कौन है। भाजपा है पूरे देश में, केंद्र में भी सरकार है, कई राज्यों में उसकी सरकार है और बिहार में भी पिछले 20 साल से उन्हीं की सरकार है, नीतीश कुमार और भाजपा ही है। वो भाजपा को हटाने के लिए कोई उनकी रणनीति नहीं दिखती है, कोई रणनीति ऐसा नहीं दिखता है ना मोदी जी पर वो स्पष्ट रूप से बता पा रहे हैं कि क्या फेल्योर है भाजपा का, क्या मोदी जी का। 20 साल से सत्ता उनके पास है और वो खिलाफ में बोल रहे हैं तेजस्वी के, जो तेजस्वी कभी सत्ता में रहे नहीं, वो तो अभी राजनीति पे 7 साल पहले 10 साल पहले आए हैं और अभी तो खिलाफ में इनके बोल रहे हैं। इससे लगता है कि वो भाजपा को, राजद के खिलाफ बोल करके वो भाजपा को मजबूत करने की कोशिश। प्रशांत किशोर अगर उनको मतलब सचमुच पॉलिटिक्स में आना है और एक स्पेस बनाना है तो सबसे बड़ी तो अभी चिंता की बात यह है कि पूरे देश में भाजपा छा गई है। अब 2-4 स्टेट को छोड़ दीजिए तो बाकी 20 स्टेट में तो भाजपा की सरकार है, यहां भी बिहार में तो भाजपा जदयू की ही सरकार है। तो आप उसके खिलाफ बोलिए ना। आप कमजोर, आप नीतीश कुमार है उसके खिलाफ आप ज्यादा बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष में है, राजद विपक्ष में, आप इस पे ज्यादा बोल रहे हैं कि 20 साल 30 साल पहले इनको मौका मिला। तेजस्वी यादव को मौका नहीं मिला था ना, वो राजद को मौका मिला था, लालू यादव को मौका मिला था। अभी अब तेजस्वी यादव पे सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? तेजस्वी यादव तो कभी हुकूमत में आए ही नहीं, या जब भी हुकूमत रही भी है तो तेजस्वी यादव जी की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। उस टाइम तो वो बच्चे थे, 20 साल 25 साल पहले तो वो तो बच्चे थे। तो ये सब स्थिति है
इसलिए हमें लगता है कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 10-15 सीट 20 सीट हम जीत जाएं और कल होकर भाजपा के साथ मिलजुल करके सरकार में शामिल हो जाएं। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, पुष्पम प्रिया चौधरी जी से परिचित हैं आप? उनको देखे हैं कहीं कहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में काफी एक्टिव नजर वो आई थी। लोगों ने उनका नाम रख दिया मास्क वाली नेत्री, और ना जाने किन शब्दों से उनके बारे में लोगों ने उनका परिचय दिया। कहीं ना कहीं कुछ उनके इंटरव्यूज को मैंने देखा, मैंने खुद उनसे मुलाकात की, और अब मालूम पड़ता है कि वो प्रशांत किशोर का विरोध करती हैं, बीजेपी का विरोध करती हैं, और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है तेजस्वी यादव जी के लिए और राजद के लिए। और राजनीतिक तौर पे आप भी एक अच्छे राजनेता हैं, और आपको इस बात का कहीं ना कहीं पता चल चुका होगा कि उनका मन है कि वो राजद के साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़े, और राजद उन्हें मौका दे, क्योंकि एक राजद बहुत बड़ी पार्टी है, और अगर तेजस्वी यादव चाहे तो वाकई मायने में उन्हें मौका मिल सकता है। तो क्या लगता है कि अगर पुष्पम प्रिया चौधरी जी जाना चाहें राजद के साथ? नहीं, देखिए, युवा लोग हैं और बाहर से पढ़ी लिखी हैं जी, तो ऐसे लोग राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात है जी। हर वैसे लोग, चाहे हमारी विचारधारा से सहमत हो या ना हो जी, लेकिन यूथ लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ करने का जज्बा है, बिहार के तरक्की का, बिहार के विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का उनका सपना है, तो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो स्वागत है, वैसे लोगों को आना चाहिए। अब हमारी पार्टी वैसे लोग आए, हमारी पार्टी के साथ आए तो भी स्वागत है वैसे लोगों का, वो तो हमारे नेता फैसला करेंगे जी। तो वैसे तमाम लोगों को, यूथ जो हैं वैसे लोगों की हमारी पार्टी तो स्वागत करेगी और चाहेगी कि नए यूथ, नए विजन के साथ सब लोग मिलकर के, तेजस्वी यादव देश के सबसे युवा नेता हैं और वो चाहते हैं कि अपनी टीम में यूथ लोग आएं, और वैसे लोग जिनका एक अपना सोच समझदारी है, तो निश्चित रूप से इससे बिहार को फायदा ही मिलेगा। बाकी अभी हमारे साथ माननीय विधायक, समस्तीपुर के माननीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी थे। इनसे कई मुद्दों पे बात हुई, और कहीं ना कहीं तमाम लोग इस बात का प्रमाण देते हैं कि विधायक जी हमारे हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। जिन मुद्दों पे इनसे बात हुई, उन मुद्दों पे आपका क्या सोचना है? इनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और किस बात से आपके अंदर नाराजगी है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर जाहिर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।